नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी परीक्षा 2025 में पढ़ने वाला है तो आज की वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो से आपको 8 से 9 नंबर मिलेगा। क्योंकि बिहार बोर्ड अपना ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी कर चुका है। तो आज हम देखेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भाई 80 में 80, वो भी बिल्कुल कम समय में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। जो हमारा पहला प्रश्न बोलता है, हाँ भाई आप सारे क्वेश्चन को याद करते चलिएगा या अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा भाई, लाइन बाय लाइन। और मैं सारे ऑप्शनों को गिनाने नहीं बैठूंगा, मैं सिर्फ जो ऑप्शन सही होगा उसी पे टिक मारूंगा और आपको याद कर लेना है या देख लेना है। देखिए पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है? ए ऑप्शन है भाषा, बी ऑप्शन है धर्म, सी ऑप्शन है जाति, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो भैया जो सामाजिक विभेद का कारण है ना, ये सभी है। तो हमारा पहला का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है? स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अनुच्छेद में से है। आपको बताना है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध अनुच्छेद 19 से है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या बोलता है भाई? हाँ, और जितने भी बच्चे नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे होता है VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी। तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास। देखिए तीसरा क्या बोलता है, इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला? मतलब कहाँ की महिलाएं सबसे पहले वोट का अधिकार मिला उनको? तो भैया जो इंग्लैंड की महिलाएं थी ना, उससे सबसे पहले वोट डालने का अधिकार मिला था। हमारा तीसरा का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पूरा 80 क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन, इनमें से कौन पंचायतिक व्यवस्थापिका है? जल्दी बताइए कि इनमें कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? तो जो ग्राम कचहरी होती है ना, ये हमारी पंचायत की व्यवस्थापिका होती है। तो हमारा चौथा का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या बोलता है? विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? तो विदेश नीति को भैया संघ सूची में रखा गया है। तो हमारा पांचवा का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ? मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ना भाई, 2005 में पारित हुआ। कहाँ से पारित हुआ? तो राजस्थान से। आपको याद रख लेना है। तो छवा का डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं सातवां प्रश्न को। सातवां प्रश्न क्या बोलता है? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है जो बीजेपी है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या बोलता है? इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था? तो जल्दी बताइए कि इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था? तो जो भैया समता पार्टी है ना, इसका विलय भैया जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। तो हमारा आठवां का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नौवां क्वेश्चन को। नौवां क्वेश्चन क्या बोलता है? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्ताव में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? जल्दी बताइए कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के प्रस्ताव में धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया? तो जो भैया 42वां संविधान संशोधन था ना, जिसको हम लघु संविधान भी बोलते हैं, जो 1976 में जोड़ा गया था। तो हमारा नौवा का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न को। 10वां प्रश्न, हाँ सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके मॉडल पेपर में से 4-5 को पूछ देता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप सारे क्वेश्चनों को अंत तक देखिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? जल्दी बताइए कि इनमें कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो जो भैया भारत है ना, इनमें दोहरी व्यवस्था है। और अमेरिका में भी दोहरी शासन व्यवस्था है, श्रीलंका में भी दोहरी शासन व्यवस्था है, लेकिन जो कनाडा है ना, यहाँ भाई एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो 10वां का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न क्या बोलता है?
इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है? भैया बिहार के नीतीश कुमार विशेष दर्जा खातिर मांग करते रह गए, अभी तक नहीं मिला। तो आपको बताना है कि इसमें से किस राज्य के पास विशेष दर्जा प्राप्त है। तो जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है ना भाई, चाइना के बॉर्डर, तो इसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो हमारा 11 का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या बोलता है कि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई? आपको बताना है कि केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई? तो केंद्र में भैया जो मोरारजी देसाई थे ना, माने गैर कांग्रेसी सरकार जब बनी तो उसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। तो हमारा 12वां का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 13वें क्वेश्चन को। 13वां क्वेश्चन क्या बोलता है? पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था? जल्दी बताइए कि पानी के निजीकरण के कारण कहाँ पर जल संघर्ष हुआ था? तो भैया बोलोविया में हुआ था। तो हमारा बी ऑप्शन, 13 के बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये आपको याद कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 14वां प्रश्न हमारा क्या बोलता है? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जल्दी बताइए कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जन संविधान सभा का गठन भैया 1946 में हुआ था। अब भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो आपको बताना है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो भैया 50%। और आप देखें भी होंगे आपके गांव में जो महिला होगी, जो आपके गांव में मुखिया होगी, वो महिलाएं होगी। भले मर्दाना को हम मुखिया कहते हैं, लेकिन वहाँ की जो मुखिया चुनी जाती हैं जैसे महिला होती है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? जल्दी बताइए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो जो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है ना, वो सरपंच होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? जल्दी बताइए कि यूनान को कब एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो भैया 1832 में। तो 17वां के सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 18वें क्वेश्चन को। 18वां क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी? जल्दी बताइए कि लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी? तो लाला लाजपत राय ने भैया मेजनी की जीवनी लिखी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? लौह और नक्त की नीति किसने अपनाई? आपको बताना है कि लौह और रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किससे है? तो लौह और रक्त की नीति का अवलंबन भैया बिस्मार्क से है। और किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने अपनाई थी। ऐसे आपसे परीक्षा में पूछा कि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क ने। तो हमारा 19वां का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 20वें प्रश्न को। 20वां प्रश्न क्या बोलता है? राइन राज संघ का निर्माण किसने किया था? जल्दी बताइए कि राइन राज संघ का निर्माण किसने किया था? तो राइन राज्य संघ का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 21वें प्रश्न को। 21वां प्रश्न हमारा क्या बोलता है? ब्रुसेट से फक्त नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? जल्दी बताइए, ब्रुसेट से फट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? तो जर्मनी में हुई। तो हमारा 21 का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न हमसे क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? जल्दी बताइए, इसमें से कौन यूटोपियन समाजवादी था? तो जॉन भैया सेठ साइमन ये भी यूटोपियन समाजवादी था। रॉबर्ट ओवन ये भी यूटोपियन समाजवादी था। और लुई ब्ला ये भी भैया यूटोपियन समाजवादी था। इसका मतलब हमारा 22वां का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, इनमें से सभी। तो आइए देखते हैं 23वें प्रश्न को। 23वां प्रश्न क्या बोलता है? बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताइए, बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो बोल्शेविक क्रांति को
अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये 2022 में पूछा गया था। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? तो जो भैया जोलवेरिन है ना, वो एगो गुप्त पुलिस संगठन है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न क्या बोलता है, नरोत्तम सिंघानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया? जल्दी बताइए, नरोत्तम सिंघानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया? तो नरोत्तम सिंघानुक ने 1978 में राजनीतिक से संन्यास ले लिया। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 26वां प्रश्न कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? जल्दी बताइए कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। तो 26वां का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न क्या बोलता है मेरे दोस्त कि गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? जल्दी बताइए कि गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? तो साबरमती आश्रम से की। कहाँ से की भाई? साबरमती आश्रम से। तो 27वां का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 28वें प्रश्न को। 28वां प्रश्न क्या बोलता है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। तो 28वां का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 29वें प्रश्न को। 29वां प्रश्न क्या बोलता है, इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? जल्दी बताइए कि इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो जो भैया खान अब्दुल गफ्फार खान है ना, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो 29वां का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 30वां प्रश्न। ये आपके परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? जल्दी बताइए कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो भैया दयानंद सरस्वती जी ने। तो हमारा 30वां का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 31वें प्रश्न को। 31वां प्रश्न क्या बोलता है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? आपको बताना है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो भैया शाहानंद सरस्वती ने की। तो हमारा 30वां का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? जल्दी बताइए कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1981 में पारित हुआ। तो हमारा 32 का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हाँ, जितने भी बच्चे नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर ऑब्जेक्टिव वीडियो मिलता है। रेगुलर, अगर आप हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपका एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता है। तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास। तो देखिए 33वां प्रश्न, किस संसद में किस अधिनियम में भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया? तो जो 33वां का सही ऑप्शन होगा ना भाई, वो होगा कि 1813 का चार्टर अधिनियम। तो हमारा 33 का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, द सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पीछे भैया आर्थिक क्रांति का कारण था। तो हमारा 34वां का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 35वें प्रश्न को। 35वां प्रश्न क्या बोलता है, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? जल्दी बताइए कि सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो जो सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र के किनको किसने शुरू किया? जल्दी बताइए कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र को एनी बेसेंट ने शुरू किया। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब परीक्षा में कहीं यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया आ जाए तो आपका जवाब होगा कि महात्मा गांधी। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रेशम मार्ग से आरंभ होता था। जल्दी बताइए कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो जो भैया चीन से भैया रेशम मार्ग आरंभ होता है। कहाँ तक जाता है? यूरोप। यूरोप कहाँ?
यूरोप। तो चीन से यूरोप जो मार्ग जाता है उसे हम रेशम मार्ग कहते हैं। तो कहाँ से शुरुआत हुआ? चीन से। तो जो हमारा 37वां का सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी। तो आइए देखते हैं 38वें प्रश्न को। 38वां प्रश्न क्या बोलता है भाई? 38वां प्रश्न हमसे बोलता है कि इन देशों में कौन प्राकृतिक संसाधन अत्यंत विभिन्न है? जल्दी बताइए कि इन देशों में कौन प्राकृतिक संसाधन अत्यंत विभिन्न है। तो भैया जापान है ना, यहाँ प्राकृतिक संसाधन अत्यंत विभिन्न है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न क्या बोलता है? इन राज्यों में से एक सर्वाधिक वनावरण वाला है। मतलब किस राज्य में सबसे ज्यादा जंगल वन पाया जाता है? तो जो मध्य प्रदेश राज्य है वहाँ सबसे ज्यादा वन पाया जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 40वें प्रश्न को। 40वां प्रश्न क्या बोलता है? रोहिलिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए कि रोहिलिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो भैया ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, हिमाचल के कुल्लू में। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? सागर सम्राट क्या है? जल्दी बताइए कि सागर सम्राट क्या है। तो सागर सम्राट एगो अपतटीय तेल मार्ग है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 41वां का बी। तो आइए देखते हैं 42वें प्रश्न को। 42वां प्रश्न क्या बोलता है? रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? जल्दी बताइए कि रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था। तो भैया कैगा परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला नहीं सॉरी कुंडनकुलम परमाणु गृह का। भैया हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, कुंडनकुलम परमाणु गृह का। तो 42वां का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा गया है? तो भैया जो जूट होता है ना इसे सुनहरा रेशा कहा गया है। तो 43वां का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 44वें प्रश्न को। 44वां प्रश्न हमसे क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किसे अरोगा ऊन प्राप्त किया जाता है? जल्दी बताइए कि निम्नलिखित में किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा ऊन माने खरगोश से प्राप्त किया जाता है। तो 44वां का जो डी ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 45वें प्रश्न को। 45वां प्रश्न हमसे क्या बोलता है? भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो भैया झारखंड के जमशेदपुर में स्थापित किया गया लौह इस्पात का पहला कारखाना। तो हमारा 45वां का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का रिसाव हुआ था, मतलब लीकेज हुआ था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 47वां प्रश्न। 47वां प्रश्न हमसे क्या बोलता है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो जौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ना वो है NH 44। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न क्या बोलता है? सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है? तो जो सबसे बड़ा रेलवे जोन है ना वो है उत्तर रेलवे। तो हमारा 48वां का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 49वां प्रश्न। 49वां प्रश्न हमसे क्या बोलता है? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? जल्दी बताइए कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? जल्दी बताइए सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो 2 है ना वो भाई सदिया से धुबरी तक है। तो 50वां का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते 51वें प्रश्न को। 51वां प्रश्न हमसे क्या बोलता है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? जल्दी बताइए कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र महाराष्ट्र में है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है भाई? मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? जल्दी बताइए कि मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो मोनाजाइट भैया केरल में सर्वाधिक पाया जाता है। तो हमारा 52 का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
आइए देखते हैं 53वां प्रश्न। 53वां प्रश्न हमसे क्या बोलता है, भारत का कार्टोनोपोलिस किस नगर को कहा गया है। जल्दी बताइए कि भारत का कार्टोनोपोलिस किस नगर को कहा गया है। तो भैया कानपुर को कहा गया है। तो हमारा 53 के ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िएगा, और यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन बोल जा रहा है तो थोड़ा जबान लपटा जा रहा है। ओके, तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि कुंद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है। जल्दी बताइए कुंद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है। तो भैया लौह अयस्क पाया जाता है कुंद्रेमुख में। तो हमारा 54वां का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया था। जल्दी बताइए त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया था। तो भैया पश्चिम चंपारण में किया गया था। तो हमारा 55 का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इन परियोजनाओं में कौन सा सीतामढ़ी जिले में स्थित है। जल्दी बताइए कि ये परियोजना दे दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा परियोजना सीतामढ़ी जिला में स्थित है। तो भैया बागमती परियोजना सीतामढ़ी जिला में स्थित है। तो हमारा 56 का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 57वां प्रश्न। 57वां प्रश्न क्या बोलता है, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है भाई, 1 नंबर पाता है। तो 57वां का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 58वां प्रश्न। 58वां प्रश्न हमसे क्या बोलता है भाई, भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य है। मतलब भारत में सबसे ज्यादा चाय कौन से राज्य में होती है। तो असम राज्य में होती है। तो 58 का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो भाई बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम का प्रमुख आवश्यक बॉक्साइट होता है, ये भी आपको साथ में याद कर लेना है। तो 59 नंबर के सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 60वां प्रश्न। 60वां प्रश्न क्या बोलता है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस क्षेत्र में क्या स्थिति उत्पन्न होती है। तो उस क्षेत्र में भैया सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो हमारा 60 के बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस नदी किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है। जो भैया कोसी नदी होती है ना, उसको बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है। आप बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ओके, ये भी आपको याद कर लेना है। तो 61 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 62 नंबर। 62 नंबर हमसे क्या बोलता है, इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन सा बिहार में प्रतिवर्ष प्रभावित करता है। मतलब जौन भाई बाढ़ होता है ना, बिहार में प्रतिवर्ष आ जाता है, हर एक साल आ जाता है। तो हमारा 62 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है बाबू। देखिए अब क्या बोल रहा है, अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है। तो जौन अधिकेंद्र का संबंध है ना भाई, वो भाई भूकंप से है। तो हमारा 63 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 64वां प्रश्न। 64वां प्रश्न हमसे क्या बोलता है, भारत में जनसंख्या के दृष्टि से बिहार कौन सा स्थान है। मतलब भारत में जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है। तो भाई तीसरा स्थान है। पहला नंबर पर यूपी, दूसरा नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरा नंबर पर बिहार हमारा। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो जल्दी बताइए प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो औसत आय के नाम से जाना जाता है प्रति व्यक्ति आय को। तो हमारा 65 का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था। तो भैया वस्त्र विनिमय प्रणाली पर आधारित था। मतलब हम अपना कपड़ा तुमको देंगे, तुम बदले में सामान देगा, इस तरह था। पहले पैसा नहीं दिया जाता था पुराना जमाना में। तो 66 का ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 67वें प्रश्न को। 67वां प्रश्न हमसे क्या बोलता है, मेकगलन समिति का संबंध इनमें से किससे है। जल्दी बताइए, मेक लगन समिति का संबंध इसमें से किससे है। तो भैया सहकारिता से है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लघु उद्योगों में अधिकतम निवेश की बीमा है। अभी तो भाई 10 करोड़ हो गई है, लेकिन आपको पढ़ना है 2011 के अकॉर्डिंग उस समय 5 करोड़ थी। काची थी 5 करोड़। तो 68 का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है,
नीति आयोग के पादेन अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पादेन अध्यक्ष भाई प्रधानमंत्री होते थे। नीति आयोग कब बना? 2015 में बना। ये भी आपको याद कर लेना है। तो हमारा 69 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? मानव परिश्रम से अर्जित धन को क्या कहलाता है? जल्दी बताइए। जो मानव मेहनत करके धन कमाता है उसे क्या कहा जाता है? तो आय कहा जाता है। तो 70 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जल्दी बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भैया 1949 में हुआ था। और इसकी भैया जो स्थापना हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की, वो हुई थी 1935 में। साथ में ये भी आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? जल्दी बताइए कि इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? तो जो भाई हमारा शिक्षा है ना, ये भाई सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है। तो 72 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 73वें क्वेश्चन को। 73वां क्वेश्चन क्या बोलता है? संयुक्त राष्ट्रीय संघ ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष किसे घोषित किया है? तो 2025 को घोषित किया है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो हमारा 2025 वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है? उपभोक्ता अधिकारों का घोषणा सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? जल्दी बताइए कि उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सबसे पहले भैया अमेरिका में हुई थी। तो 74 का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? विश्व में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में एक दूसरे को जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए कि विश्व में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भैया वैश्वीकरण कहते हैं। तो 75 का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है? इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? जल्दी बताइए कि इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? तो ए ऑप्शन है वाणिज्य बैंक, बी ऑप्शन है सहकारिता बैंक, सी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जो हमारा इनमें से सभी ऑप्शन होगा ना, वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो भारत का जो अधिकांश कार्यबल है ना, वो प्राथमिक क्षेत्र माने कृषि किसानी में कार्यरत है। मतलब भारत एक कृषि प्रधान देश है, या भारत के लोग सबसे ज़्यादा कृषि करते हैं। तो हमारा 77 नंबर का ही ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत में जो मौद्रिक नीति होती है उसका निर्धारण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। मतलब नोट छपाई उपाई तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो 78 का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भूमि विकास बैंक को पहले भूमि बंधक बैंक से नाम से जाना जाता था। तो हमारा 79 नंबर के बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? इनमें से किस जमा में ब्याज नहीं मिलता है? जल्दी बताइए कि इनमें से किस जमा में ब्याज नहीं मिलता है? तो जो भैया चालू जमा होता है ना, इसमें ब्याज नहीं मिलता है। तो इसी के साथ इस सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर आप अंत तक देखे हैं तो आपका 6 से 5 नंबर पक्का कन्फर्म हो जाएगा भाई, क्योंकि इसी से आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ रोज रेगुलर ऑब्जेक्टिव की वीडियो होती है, तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास।